हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में हमारी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के हाइड्रोजन एज ए फ्यूल्स से कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम मीथेन, पीएनजी बायोगैस और एलपीजी एज अ फ्यूल। ठीक है, मीथेन, पीएनजी, बायोगैस, ये सब गैसेस फॉर्म में है, फ्यूल्स हैं ये सारी भी। ये जो हमारे घरों पे हमें अवेलेबल है एलपीजी सिलेंडर्स एलपीजी के आते हैं। ठीक है, उसे हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए। मीथेन एंड एलपीजी आर आइडियल फॉर डोमेस्टिक फ्यूल्स। दिस इज बिकॉज दे प्रोवाइड इंस्टेंट फ्लेम फॉर कुकिंग एंड हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स burned with blue and smokeless flame that neither leaves any residue nor release any harmful gas। अब देखिए, मीथेन और एलपीजी ये दोनों ही ऐसी गैसेस हैं जिसे हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइडियल फ्यूल्स हैं ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये इंस्टेंट फ्लेम प्रोवाइड करती हैं। इंस्टेंट फ्लेम का मतलब जैसे ही ये गैस आप स्टोव को ऑन करते हैं, ठीक है, चूल्हे को ऑन करते हैं, तो वैसे ही इंस्टेंटली गैस रिलीज़ होने लगती है। फिर आप जैसे ही जली हुई मैस्टिक उसके पास लेकर आते हैं, उसमें फ़ौरन आग लग जाती है, फ़ौरन उसका फ्लेम अपीयर होने लगता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता उसको जलने में। इधर आपने जली हुई मैस्टिक उस फ्लेम के पास, उस गैस के पास लेके गए और उसमें आग लग जाती है। ठीक है, इंस्टेंट फ्लेम मिला आपको विदिन अ सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर। हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है। 1 ग्राम एलपीजी को जलाएंगे तो काफ़ी, कितना है यहाँ पीछे दे रखा है आपको, 50 किलो जूल्स पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम जलेगी तो 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है दूसरे फ्यूल्स की कंपैरिजन में। और ये जब जलती है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और हम जानते हैं कि ब्लू फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब कंप्लीट कंबशन हो। ठीक है, स्मोकलेस फ्लेम होता है, कोई धुआं नहीं निकलता। ठीक है, और इस एलपीजी के जलने के बाद जब आप चूल्हा बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी रेसिड्यू, जैसे कि आप लकड़ी जलाते हो तो राख बच जाती है, ठीक है, वो रेसिड्यू है बचा कुचा उसका, तो ऐसा कोई रेसिड्यू आपको देखने को भी नहीं मिलता इस गैस के जलने के बाद। और जब ये गैस जलती है तो कोई हार्मफुल गैस रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हम लोग लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलती है, और अगर लकड़ी अच्छे से नहीं जली तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलने लगेगी। तो एलपीजी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में आता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसे आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में लेकर आती हैं। नाउ पेट्रोल और डीजल एज फ्यूल्स। अब देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन, पेट्रोल एंड डीजल आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। एलपीजी का हमने पढ़ा था डोमेस्टिक पर्पस के लिए बेस्ट फ्यूल है, आइडियल फ्यूल है। अब यहाँ पेट्रोल और डीजल एज अ फ्यूल किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, ऑटोमोबाइल्स के लिए, और ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। This is because they have moderately high calorific value, easy storage and transportation being liquids, and are quick to release energy। ठीक है, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हाई है, हाई वैल्यू की कैलोरीफिक वैल्यू है पीछे पेट्रोल्स एंड डीजल की। आप देखिए 47 है पेट्रोल और 45 है डीजल। ठीक है, तो मॉडरेटली हाई है, और इनका स्टोरेज भी इजी है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, इनका लिक्विड होते ही हैं तो इजीली इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। और क्विक टू रिलीज़ एनर्जी, दीज आर क्विक टू रिलीज़ एनर्जी, यानी कि इधर तो ये बर्न होंगे आपकी ऑटोमोबाइल्स के अंदर, रन करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देयर मेजर ड्रॉबैक्स आर देयर लिमिटेड स्टॉक्स ड्यू टू विच दे विल बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर, एंड ऑल्सो देयर रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज ऑन कम्बशन। अब देखिए, यहाँ पेट्रोल और डीजल के 2 मेजर ड्रॉबैक्स आए। ठीक है, ड्रॉबैक्स का मतलब कि 2 ऐसे कारण जो एक माइनस पॉइंट इनका। ठीक है, पेट्रोल डीजल का एक माइनस पॉइंट यहाँ आए हैं 2। एक तो है इनका लिमिटेड स्टॉक्स, तो यानी जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स होते हैं हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उनमें लिमिटेड अमाउंट में स्टॉक प्रेजेंट है, और आगे आने वाले फ्यूचर में, आगे आने वाले 80-100 साल के अंदर इनका स्टॉक
बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिर जाएगा, यानी इनके जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत उसमें कमी आ जाएगी और आगे नियर फ्यूचर में 200 साल 300 साल के अंदर इनके स्टॉक्स ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जलने पर कंबशन इनका जब होता है तो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। द फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, द सेकंड वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना ऑटोमोबाइल्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सो दैट्स वाई। नाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स कब बनते हैं, जब सालों करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, जब वो मर गए या किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो ज़मीन में बरी हो गए, ठीक है, दब गए बुरी तरह, तब फॉसिल फ्यूल्स वो जो प्लांट्स और एनिमल्स दबे थे अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखिए ये जो फॉसिल फ्यूल्स बने प्लांट्स और एनिमल्स, तो ये तीन टाइप्स के अंदर बने, ठीक है। तो यानी फॉसिल फ्यूल्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय मैन टू मीट देयर एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी। अब देखिए एनर्जी की डिमांड की वजह से फॉसिल फ्यूल्स का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। कोयला बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल होने लगा पिछले 100 सालों में। इवन इफ़ वी कंटिन्यू टू यूटिलाइज दैम एट दिस रेट देयर नॉन रिजर्व्स वुड डिप्लीट एट अ वेरी फास्ट पेस। अब देखिए अगर हम उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे फॉसिल फ्यूल्स को, तो इनका जो रिज़र्व है, जितना भी इनका अमाउंट प्रेजेंट है नेचुरली, वो सब डिप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे घटने लगेगा और एक वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। ऑन दिस फ्यूल्स आर कंज्यूम्ड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड विद इन ह्यूमन टाइम स्केल्स। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए अगर ये ख़त्म हो गए, अगर एक बार ये कंज्यूम कर लिए हमने, यानी जितना भी रिज़र्व है पूरी अर्थ पर फॉसिल फ्यूल्स का, वो एक बार कंज्यूम हो गया, इस्तेमाल कर लिया गया, तो ये इतनी जल्दी नहीं बन सकता, बहुत मतलब इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर एगो लगते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आया है ह्यूमन रेस, इसका मतलब ये है ह्यूमन टाइम स्केल, इसका मतलब ये है कि जितने वक्त तक इंसान इस दुनिया में प्रेजेंट है, इतना वक्त भी पर्याप्त नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा कि हम दोबारा फॉसिल फ्यूल्स को बना सकें नेचुरली अर्थ में बने थे ये फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इतना वक्त भी कम रहेगा इनके दोबारा बनने के लिए, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो उन्हें हो गए होंगे इस वर्ल्ड में, मैं होमो सेपियंस की बात कर रही हूँ और दूसरे अर्ली मैंस की बात नहीं कर रही जिनसे होमो सेपियंस डेवलप हुए, तो हो गए होंगे 10,000 साल। तो 10,000 साल भी बहुत कम वक्त है इनका दोबारा रीजनरेट होने के लिए, दोबारा बनने के लिए, रिक्रिएट होने के लिए। मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी आप इन्हें दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर यूज एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब क्या होती हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? ऐसे एनर्जी के सोर्स जो दोबारा नहीं बनाए जा सकते उनके इस्तेमाल के बाद, यानी एक बार अगर आपने उन्हें पूरा इस्तेमाल कर लिया तो वो दोबारा क्रिएट नहीं हो सकते, उनके क्रिएट होने में बहुत टाइम लगेगा, लाखों करोड़ों साल लगेंगे और टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। नाउ कोल इज़ यूजुअली ब्राउन और ब्लैक इन कलर। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज़ रिच इन कार्बन। अब देखिए कोल ज़्यादातर ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड स्टेट होती है इसकी, और कार्बन एलिमेंट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। कोल इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट। अब इसी कार्बन कंटेंट के बेसिस पर हमने कोल को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करा है, क्लासीफाई किया है। टेबल 5.4 शोज़ द डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट। अब इस टेबल के अंदर आपको तीनों टाइप्स दिए गए हैं बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, यानी किस कोल के टाइप में कितना कार्बन प्रेजेंट है, उस हिसाब से इसको हमने क्लासीफाई किया है। द फर्स्ट वन इज़ एंथ्रासाइट।
ब्लैक, ग्लॉसी एंड हार्ड कोल, ठीक है। एंथ्रेसाइट काफ़ी ब्लैक होता है, ग्लॉसी मतलब थोड़ा चमक वाला होता है, उसमें ग्लॉसीनेस होती है, और काफ़ी कठोर होता है ये कोल, ठीक है, हार्ड होता है। इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल विद ए कार्बन परसेंटेज अराउंड 92 to 98%, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है एंथ्रेसाइट, और इसकी कार्बन परसेंटेज है अराउंड 92 to 98, यानी कि एक कोल का पीस अगर आप लोगे तो उसका अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो उसमें 98% कार्बन होगा, और रिमेनिंग जो 2 या 3-4% बचेंगे वो कोई और चीज़ होगी, ठीक है। इतना चलता है। इट प्रोड्यूसेस लिटिल और नो स्मोक एंड देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पसेस इन होम्स एंड कमर्शियल प्लेसेस। अब देखिए ये बहुत कम धुआं रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है जलने पर, इसलिए हम इसे हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे होम्स वगैरह में आपके घरों पे जलाते हैं हम लोग, कोयला वगैरह हम लोग तो जलाते हैं घर में, तो यहाँ इस एंथ्रेसाइट कॉल का इस्तेमाल किया जाता है। द सेकेंड वन इज़ बिटुमिनस ब्लैक कॉल। इट इज़ द मीडियम क्वालिटी कॉल विद द कार्बन परसेंटेज अराउंड 70 to 80%। अब देखिए बिटुमिनियस एंथ्रेसाइट के बाद गुड क्वालिटी का कॉल माना जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 70 से 80% है। इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोक इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कोक बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर का मटेरियल होता है कोक भी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज़ लिग्नाइट ब्राउन कोल। ब्राउन कलर का कोल होता है। इट इज़ द लोवेस्ट क्वालिटी कोल विद कार्बन परसेंटेज अराउंड 60 to 70%। अब देखिए इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज लिग्नाइट में सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कार्बन परसेंटेज है 60 to 70%। इट इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, सेम एज बिटुमिनस, ठीक है। इसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में लिया जाता है। और आपने देखा होगा कोटा में है थर्मल पावर प्लांट, कितना स्मोक रिलीज़ होता है, कंटिन्यूस स्मोक, 24 आवर स्मोक रिलीज़ होता है थर्मल पावर प्लांट से, क्योंकि उसमें लो क्वालिटी के कोल इस्तेमाल किए जाते हैं। कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रू इन वार्म ह्यूमिड स्वैम्स 300 to 400 मिलियंस ईयर्स एगो। बेटा 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, तो आप सोचिए 400 मिलियन में कितने होंगे, अरबों साल पहले कोयला बना था हमारी अर्थ में। और कैसे बना था, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के अवशेष से, जो कहाँ उगते थे, वार्म गर्म इलाकों में, ह्यूमिड स्वैम्स। अपन पढ़ेंगे आगे स्वैम्स क्या होते हैं, आगे आपके चैप्टर्स में आएगा स्वैम, ठीक है। तो मार्शी एरिया, स्वैम्प एरिया, ये सब आगे आपके चैप्टर्स में आएंगे कि किन एरियाज़ को हम अपन मार्शी एरिया बोलते हैं, किन को स्वैम्प बोलते हैं। तो जो स्वैम्प यानी जहाँ पानी प्रेजेंट हो, वहाँ पर क्या हो, गर्मी भी हो, वार्म भी हो, वहाँ पे जो प्लांट्स के अवशेष जो ज़मीन में धंस के बरी हो गए थे, गड़ गए थे, दब गए थे, उनसे कोयला बना है। और कोयला बनने में कितना टाइम लगा है, 300 से 400 मिलियंस ईयर, लाखों अरबों साल लगे हैं इसको बनने में, कोयले को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ शोन इन फिगर 5.6। अब देखिए इस फिगर के अंदर आपको पूरा कोल का प्रोसेस दे रखा है कि कोयला कैसे बना। ह्यूज फॉरेस्ट ग्रू 300 मिलियन ईयर एगो कवरिंग मोस्ट ऑफ द लैंड। दे डाइड एंड देयर रिमेन्स गॉट बरीड इन द स्वैम्पी सॉइल। ओवर टाइम दीज रिमेन्स वर कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सेडिमेंट सच एज मड एंड सैंड। अब देखिए करोड़ों साल पहले ऐसे बड़े बड़े पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ जो स्वैम्प एरिया में रहा करते थे, स्वैम्प्स में, वहाँ पे क्या हुआ, ये पेड़ मर गए और ज़मीन के अंदर बरी हो गए, दब गए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो रिमेन्स थे, ये इनके ऊपर जो प्लांट्स के, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट प्लांट्स के जो रिमेन्स थे, अवशेष थे, इनके ऊपर मिट्टी और जो मड है, रेत वगैरह, ये इनके ऊपर कवर करने लगी इन चीज़ों को। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और ये कोयले में बदल गए। द वेजिटेशन डाइड एंड फॉर्म पीट, ठीक है। ये जो पूरा वेजिटेशन जो मरा था, ये जो प्लांट्स का जो दबे थे, ये पहले तो इन क्या हुए, ये मरे, डाइड, मरे, और उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, एक साथ इनकी जो लेयर बनी उसको हमने बोला पीट, PEAT, पीट, ठीक है। आपको देखो डायग्राम में यहाँ दिख रखा है, यहाँ पे दिस वन, द येलो वन इज पीट। पीट वाज कंप्रेस्ड टू फॉर्म लिग्नाइट। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये जो बीच में पीट बना, इस पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहे थे, नीचे ज़मीन का ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था नीचे से, ठीक है, और ऊपर से भी फोर्स लग रहा था इस पीठ के ऊपर। जो कुछ भी था ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ
फोर्स क्रिएट करेगा, प्रेशर लगाएगा। अभी आपके ऊपर है, कोई बैठ जाए चढ़ के, कोई बड़ी आंटी या कोई आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाए, या आपके ऊपर कोई भारी सा स्टूल लग दें, तो आप अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस करेंगे ना कि आप अंदर की तरफ धंस रहे हैं। वैसा ही देखिए हमें पीठ के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा था, तो ये प्रेशर लगते लगते पीठ क्या बन गया, इतना कंप्रेस्ड हुआ, इतना दबा कि ये लिग्नाइट बन गया। ये जो कोयले का सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है। फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। और फिर क्या हुआ, उस पीठ जो लिग्नाइट बना था वो भी बीच में ही प्रेजेंट था, ऊपर नीचे दोनों तरफ इसकी मिट्टी की बड़ी बड़ी लेयर्स प्रेजेंट थी। फिर इसके ऊपर प्रेशर लगता रहा तो और साल दर साल में ये क्या बना, बिटुमिनस कोल बना। फिर अगर आप इस बिटुमिनस कोल को और ज़्यादा प्रेस्ड करेंगे तो ये एंथ्रेसाइट बन जाएगा। हमने पढ़ा था ना हार्ड कोल होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। एंथ्रेसाइट देखिए कितना पीठ तो कितना चौड़ा, फिर बिटुमिनस भी काफ़ी थिक है, वाइड ज़्यादा है इसका, काफ़ी वाइड है। अब ये देखिए कितना नैरो कोल है ये, ठीक है, कितनी नैरो लेयर है ये एंथ्रेसाइट कोल की, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। Now bituminous coal can be heated to a very high temperature in the absence of air to obtain useful substances such as coke, coal tar and coal gas। अब देखिए जब आप बिटुमिनस कोल को, जिसके अंदर जो सेकंड टाइप का मीडियम क्वालिटी का कोल है जिसमें 70-80% कार्बन कंटेंट है, जब आप इसे हीट करेंगे बहुत तेज़ टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, पर वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एयर होनी ही नहीं चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारे पास कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस बन जाएंगे। हमने पढ़ा था ना कोक बनाने के काम में आता है, ठीक है। कोल टार बनेगा और कोल गैसेस बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो चार्ट दे रखा है, यहाँ बिटुमिनस कोल, इसको हीट करने पर हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं। तो कोक होता है सॉलिड, कोल टार होता है लिक्विड, और कोल गैस होती है गैस। ये तीनों स्टेट्स बता रखी हैं आपको, ठीक है। और ये तीनों ही चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं, बिटुमिनस कोल से, ठीक है। सॉलिड कोक मिल रहा है, कोक होता है सॉलिड फॉर्म का, इसकी स्टेट कोक की सॉलिड होती है। कोल टार की स्टेट होती है लिक्विड फॉर्म का होता है कोल टार, और कोल गैस होती है गैस फॉर्म। तो ये तीनों चीज़ें हमें किससे मिली, बिटुमिनस कोल से, जिसे हमने हाई टेम्परेचर पे गर्म करा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोक it is a hard and dry fuel with very high carbon content. It is used as a fuel and in steel manufacture। ये एक ड्राई फ्यूल है, काफ़ी हार्ड होता है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये काफ़ी यूज़फुल फ्यूल है जिसे स्टील बनाने में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया जाता है। ना कोल टार, इट इज़ थिक ब्लैक एंड विशियस लिक्विड विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर। अब देखिए काफ़ी थिक है, ब्लैक है, ठीक है, और इसकी जो ऑर्डर है ये काफ़ी अनप्लीजेंट, यानी अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी कोल टार की। इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग द सरफेस ऑफ रोड। अब देखिए रोड्स पर जो आपको ब्लैक ब्लैक आप देखते हो ना लिक्विड डालते हुए गाढ़ा गाढ़ा, वो कोल टार होता है। इन मेडिकेटेड शैम्पूज़ एंड सोप्स, अब देखो आपकी शैम्पूज़ और सोप्स में भी कोल टार डला होता है। ऑइंटमेंट्स में होता है। एज फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज़, और कुछ इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल भी काम में लिया जाता है। नाउ कोल गैस, it is an inflammable gas. It was used as a domestic fuel till the development of natural gas supplies। अब कोल गैस क्या है, एक इनफ्लैमेबल गैस है, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसे डोमेस्टिक फ्यूल के एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था कोल गैस को। और कब तक इस्तेमाल किया गया है, जब तक हमने नेचुरल गैस की सप्लाई का डेवलपमेंट नहीं खोज लिया, ठीक है, कि हम घरों में नेचुरल गैस को कैसे सप्लाई करें। तो उस नेचुरल गैस की सप्लाई से पहले कोल गैस का ही इस्तेमाल किया जाता था डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे, यानी कुकिंग वगैरह के पर्पस में। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और फिर ये हमारा 2-3 पेजेस और बचे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।